हेलो स्टूडेंट्स, ये बायोस्टैट्स का दूसरा वीडियो है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या चीज़ है। हकीकत में ये है कि जो अनग्रुप्ड डेटा होता है या रॉ डेटा होता है वो एज सच कोई भी क्लियर आइडिया नहीं देता सब्जेक्ट के बारे में। इसलिए बायोस्टैटिस्टिक्स में उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ता है। इस अरेंजमेंट को अरे कहते हैं। ये अरे इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि इसमें हर वेरिएबल के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और जब हर वेरिएबल के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया जाता है तो इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जब इसको टेबल की फॉर्म में हम बना लेते हैं तो यही चीज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है। हम जानते हैं कि डेटा दो तरीके का होता है, एक डिस्क्रीट डेटा यानी खंडित आंकड़े, और दूसरा है कंटिन्यूस डेटा या कंटिन्यूस वेरिएबल्स या अखंडित आंकड़े। इन दोनों ही तरीके के आंकड़ों के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते हैं, और उसके बाद सही कैलकुलेशन करने के लिए हम टेलीबार्स या मिलान रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। कोई वेरिएबल जितनी बार भी रिपीट होता है उतनी ही मिलान रेखाएं या टेलीबार्स बना दी जाती हैं या खींच दी जाती हैं। 4 टेलीबार्स के बाद 5वीं लाइन आड़ी बना दी जाती है, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, गणना करने में आसानी हो जाती है। और इस तरह बाद में इन टेलीबार्स को गिनकर उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली जाती है। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द वेट ऑफ अ सैंपल ऑफ 20 पाइला इज़ गिवन बिलो, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पाइला का वज़न दिया हुआ है ग्राम्स में। उसके बाद हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ का पता करके एक टेबल बनाते हैं। डेटा को देख के मालूम होता है कि इसमें मिनिमम वैल्यू 40 है और मैक्सिमम वैल्यू 50 है। हम उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में एक फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो 40 वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हुई है। दिए गए आंकड़ों में 40 का मान 3 बार आया है, इसलिए हमने उसके सामने 3 टेलीबार्स बना दिए। इसी तरीके से 41 एक बार, 42 3 बार, 43 5 बार आया है। 4 टेलीबार्स बनाने के बाद 5th लाइन आड़ी खींच दी जाती है। 44 वैल्यू एक बार भी नहीं है, और इस तरीके से हम 50 तक पहुंच जाते हैं। अब इन टेलीबार्स को गिनकर इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाती है 3rd कॉलम में। 4th कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते जाते हैं। जैसे 40 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, लेकिन 41 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 + 1 = 4 है। उसके बाद फिर 3 प्लस करने के बाद 42 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है, और इस तरीके से लास्ट में 50 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 है। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये भी बताती है कि हमने टेलीबार्स और फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन सही की है या नहीं है। यदि ये आंकड़ा नीचे की जो वैल्यू है 20 वो आपके दिए हुए डेटा से मैच करती है, यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से मैच करती है, तो इसका मतलब आपने टेलीबार्स और फ्रीक्वेंसी की गणना सही की है। लेकिन अगर ये फिगर आपके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से मिसमैच करता है, यानी मेल नहीं खाता है, तो हम अपनी गलती को यहीं पर रेक्टिफाई करते हैं, यानी तब हमें टेलीबार्स दोबारा बनाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लास का पता लगाने के लिए या नंबर ऑफ़ क्लास सुनिश्चित करने के लिए
स्टर्ड्स ने एक नियम दिया था और वो नियम है C इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3.32 log n, जहाँ C का मतलब है नंबर ऑफ़ क्लास, n का मतलब है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमारे पास 1000 ऑब्जर्वेशन हैं तो C इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3.32 log 1000 होगा, जिसमें log 1000 की वैल्यू 3 है तो C इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3.32 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। इस तरीके से C इज़ इक्वल टू 10.96 इज़ इक्वल टू 11 आएगा। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास 1000 आंकड़े हैं यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 1000 हैं तो हम मैक्सिमम 11 क्लास बना सकते हैं। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है और जिसमें 28 लोगों के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डेटा है। ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है और इससे हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। इस डेटा को देखने पर ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हम कि इसमें मिनिमम वैल्यू 106 यानी 106 है और मैक्सिमम वैल्यू 133 है। टेबल में दिए हुए डेटा की हेल्प से हम सबसे पहले क्लासेस का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्लास 106 से 109 यानी हम 3 का अंतर रखते हुए क्लासेस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। 106 से शुरू करके 133 तक 3 का अंतर रखते हुए हम क्लासेस बना लेते हैं। उसके बाद हर क्लास में आने वाले नंबर्स के अकॉर्डिंग टेलीबार्स बना दिए जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि क्योंकि क्लास नंबर 1 में और 2 में 109 दोनों बार आता है, यानी पहली क्लास में ये अपर लिमिट है लेकिन सेकंड क्लास में ये लोअर लिमिट है। यदि हम दोनों जगह पर 109 को काउंट करेंगे तो डेटा का डुप्लीकेशन हो जाएगा, डेटा सही नहीं रहेगा। इसलिए हम पहले क्लास में 109 को छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर जिन वैल्यूज़ को काउंट किया जाएगा वो 106 यानी 106, 107 और 108 ही होंगी। अगली क्लास में 109, 110 और 111, 112 को छोड़ देंगे। 112 को तीसरी वाली क्लास में हम काउंट करेंगे और फिर उनके सामने उनके हिसाब से टेलीबार्स बनाते जाते हैं। पहली वाली टेबल के हिसाब से ही या उसी की तरह हम टेलीबार्स के सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज़ लिख देते हैं टेलीबार्स को गिन के, और उसी तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जोड़ कर पहले वाले में दूसरी, दूसरे में तीसरी और तीसरे में चौथी जोड़ते हुए लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आती है उससे हम दिए गए ऑब्जर्वेशंस के नंबर को टैली कर सकते हैं और इस तरह हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते समय कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ कि नंबर ऑफ़ क्लास मिनिमम 5 होना चाहिए और मैक्सिमम 20 तक, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, सभी क्लासेस में क्लास इंटरवल एक सा होना चाहिए, यानी यदि हम 5 का अंतर लेकर चल रहे हैं तो वो लास्ट तक 5 ही होना चाहिए। और एक चीज़ है कि जो क्लास इंटरवल है वो 5 या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। बहुत अच्छा होता है यदि ये क्लास इंटरवल इवन नंबर में होता है, यानी सम होता है। इससे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। थर्ड है कि जहाँ तक संभव हो पहले वर्ग की लोअर लिमिट 0 से शुरू हो। वैसे ऐसा हर बार संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अगर 0 से संभव होती है तो ज़्यादा ठीक रहता है। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ और इंक्लूसिव सीरीज़ की। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में आप देख रहे हैं कि 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 इस तरीके से हमने क्लासेस बनाई हैं। लेकिन यहाँ जब हम नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो पहली वाली क्लास में 30 से केवल 39 या 39 तक के नंबर्स को ही काउंट करते हैं। 40 को हम
नीचे वाली क्लास में काउंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर क्लास की अपर लिमिट को छोड़ दिया जाता है, अपर लिमिट को 2 बार काउंट नहीं किया जाता है। यानी हम अपर लिमिट को छोड़ रहे हैं, इसीलिए ये सीरीज़ एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहलाती है। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज़ में हमने जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो इस तरीके से हैं, लोअर लिमिट 30, अपर लिमिट 39। नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट 40 और अपर लिमिट 49, और इस तरीके से हम लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक की सारी वैल्यूज़ को इस क्लास में कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में भी हम वही काम करते हैं जो इंक्लूसिव सीरीज़ में करते हैं, लेकिन यहाँ हम सीरीज़ को लिखते इस तरीके से हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ को इसमें कंसीडर करना है। जबकि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हमें ये ध्यान रखना होता है कि किसी भी वैल्यू का डुप्लीकेशन ना हो, यानी वो वैल्यू 2 बार ना लिखी जाए, इसलिए हम उसकी अपर लिमिट को वहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं।